हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, 10th आरबीएससी के लिए जो हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है व्रत यानी कि सर्कल। हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है यहाँ पर उसका नाम है सर्कल यानी कि व्रत। अच्छा, व्रत यानी कि सर्कल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से भी कुछ चीजें। व्रत एक समतलीय आकृति है, इट इज अ प्लेन फिगर। ये कौन सा फिगर है? प्लेन फिगर है। अगर मैं इस बोर्ड को मानूं कि ये एक समतल है, इस समतल पे आपको पता है समतल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। यहाँ पे बहुत से बिंदु बन सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर व्रत बनाऊं तो व्रत की डेफिनेशन या जो भी इसकी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी बनेगा जो इस तरह से, और इसकी जो डेफिनेशन होगी, जो इसकी परिभाषा होगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी। क्या? व्रत एक बिंदुओं का समूह है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लेकिन किस टाइप के पॉइंट्स का कलेक्शन है? जो एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। मतलब यहां से इस बिंदु की यहां पे जितनी दूरी है उतनी इधर एक बिंदु की दूरी है, उतनी एक इधर बिंदु की दूरी है, इधर ही इतनी बिंदु की दूरी है। यहां से पॉइंट की डिस्टेंस, इधर से पॉइंट की डिस्टेंस, एवरी डायरेक्शन में जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस फिक्स है। और इस डिस्टेंस को, इस दूरी को हम आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। एक बार फिर से, यह एक बिंदुओं का समूह है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। एक केंद्र से समान दूरी, मान लो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लोगे आप, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंदु से चारों तरफ जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, उन पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है, सर्कल कहलाता है। समझ आई बात? तो आप देख रहे हैं कि एक बिंदुओं का समूह है जो कि एक बिंदु, फिक्स बिंदु, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है, इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर लोकेटेड है इस सेंटर से। इसे आप केंद्र बोलते हैं। और यहां से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम आर यानी कि त्रिज्या से बोला जाता है। आर यानी कि त्रिज्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और यही क्या होता है? व्रत कहलाता है। बिंदुओं का समूह व्रत कहलाता है और आर इसकी क्या है? त्रिज्या होती है। समझ गए? ठीक, तो इतनी बात आपको समझ आई। अच्छा, प्लेन फिगर है, मैंने बताया समतलीय आकृति है, तो एक समतल पे बन रही है। जब इस समतल के ऊपर बहुत से बिंदु हैं, तो अगर मैं एक समतल की बात करूं, जैसे मान लो ये कोई एक समतल है, समतल यानी कि एक प्लेन है। इस प्लेन के अंदर जब आपने इस प्लेन के अंदर बहुत से पॉइंट्स है, कुछ फिक्स पॉइंटों का कलेक्शन को आपने इकट्ठा किया, तो ये बन गए क्या? व्रत। क्या बन गया बेटा? सर्कल। ये इसका केंद्र है और केंद्र से समान दूरी पर जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक, तो अब एक बात बताना, अब इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक बिंदु लूं, मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, सपोज मैंने लिया यहां पर पॉइंट, दिस पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द सर्कल, ये यहां पर वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? इस भाग को बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर पार्ट हो गया ये। ठीक, अच्छा, कोई पॉइंट अगर बाहर यहां पे सिचुएटेड है तो इसको क्या बोलते हैं? ये इस वाले पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्सटीरियर, या फिर बोलते हैं हिंदी में बहिर्भाग। क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। तो ये बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है, और तीसरा ये व्रत खुद है। यानी कि कोई भी बिंदु यहां पर 3 जगह पे हो सकता है। या तो वो व्रत के अंदर स्थित होगा, तो हिंदी में उसे अभ्यंतर बोलते हैं, इंग्लिश में उसे इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। या तो कोई बिंदु यहां पर व्रत के बाहर स्थित होगा, अगर बाहर स्थित होगा तो उसे एक्सटीरियर यानी बहिर्भाग बोलते हैं, यानी कि वो बहिर्भाग के अंदर स्थित है। ठीक, एक्सटीरियर पार्ट में लोकेटेड है। या फिर वो व्रत के ऊपर स्थित होगा, या हम बोल सकते हैं कि व्रत खुद होगा। कौन होगा बेटा? व्रत
खुद होगा। आ रही है बात समझ? अब एक बात बताना, यदि मैं किसी बिंदु की दूरी को, जैसे कि ये पॉइंट है ना, किसी बिंदु की दूरी को, बिंदु की जो दूरी है उसे मैं d से लिखूं, ये है पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, केंद्र से बिंदु की दूरी। आप बोलोगे केंद्र से बिंदु की दूरी, कोई पॉइंट आपने बनाया, उसकी जो दूरी ले रहे हो आप उसे d ले रहे हो, और आप त्रिज्या को किससे लिख रहे हो? r से लिख रहे हो। किससे लिख रहे हो? r। तो ध्यान देना, जब भी कोई बिंदु अभ्यंतर में स्थित होगा तो उसकी केंद्र से दूरी यानी कि जो d होगी वो त्रिज्या से क्या होगी? छोटी होगी। तो आप बोलेंगे इस सिचुएशन के अंदर जो d होता है वो r से कम होता है। क्या होता है बेटा? d r से कम होता है। यदि मैं बहिर्भाग की बात बताऊं तो आप समझ रहे हो कि यहां पर इसकी केंद्र से दूरी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसे हम d से बोल रहे हैं, वो रेडियस से क्या होने वाली है? ज्यादा। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इस केस के अंदर d ग्रेटर देन होगा r। केंद्र से बिंदु की दूरी जो होगी वो त्रिज्या से क्या होगी? बड़ी होगी। और तीसरा है आपका वृत्त, अगर वृत्त पे कोई बिंदु स्थित होगा तो त्रिज्या d के बराबर होगी, यानी कि जो त्रिज्या होगी वही उस बिंदु की केंद्र से दूरी होगी। तो आपने दो बातें सीखी। क्या? वृत्त किसी भी समतल को 3 भागों में बांटता है, सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इंटीरियर पार्ट, सेकंड वन एक्सटीरियर पार्ट, थर्ड वन सर्कल इटसेल्फ। 3 भागों में बांटता। कौन कौन से? अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त खुद। ठीक। अब यहां पर अभ्यंतर की बात करें तो अभ्यंतर में कोई भी जब बिंदु स्थित होगा, कोई भी पॉइंट जो होगा, उसकी केंद्र से जो दूरी होगी d, वो त्रिज्या से कम होगी, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके। अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है एक्सटीरियर पार्ट में, बहिर्भाग में स्थित है, तो उसकी केंद्र से जो दूरी होगी d, वो त्रिज्या से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन r होगा। ठीक। अच्छा, तीसरे बात की बात करूं मैं वृत्त की, तो ये जो वृत्त है यानी कि सर्कल है, इस सर्कल पे कोई भी बिंदु जो स्थित होगा, कोई भी पॉइंट जो लोकेटेड होगा, उसकी सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वही रेडियस होगी, केंद्र से दूरी ही त्रिज्या होगी, यानी कि d जो है वो r के बराबर होगी। ये 3 चीजें जो हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? अच्छा, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। अब बात करते हैं हम चाप पे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ध्यान देते रहेंगे, समझते रहेंगे, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा। ठीक, ध्यान देना मेरी बात पे। क्या बोल रहा हूं कि मान लो कोई वृत्त है, कोई सर्कल आपको गिवन है, और ये सर्कल का सेंटर है O। आपने सर्कल को बनाया और इसका सेंटर क्या है? O। ठीक। अच्छा, अगर मैं 2 बिंदु इस पूरे वृत्त पे लूं, तो मैं यहां से एक बिंदु यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो ये यहां पर एक वृत्त का हिस्सा है। अगर मैं इस PQ को काट के अलग से निकाल लूं तो इसे क्या कहेंगे? चाप। क्योंकि वृत्त की परिधि का एक हिस्सा क्या कहलाता है? चाप, है ना। आप बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस का एक जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एक जो पार्ट होगा वो उसे क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, ये आर्क है। ठीक है, तो ये एक चाप है। अच्छा, अगर ये चाप है PQ, तो ये बड़े वाली भी क्या है? ये भी चाप है। ठीक, क्योंकि ये यहां से यहां तक ये भी वृत्त का हिस्सा है और ये भी एक चाप है। परंतु आप देख रहे हैं ये छोटी है, इसीलिए इसे लघु चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु चाप। माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर आर्क। और ये चाप बड़ी है, इसीलिए इसे दीर्घ चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ चाप, या जिसे मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। तो इस तरह से आप समझ गए कि कोई भी जब चाप बनाते हैं, कोई भी 2 बिंदु, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पे लेते हैं, तो उनसे 2 चाप बनती है। एक चाप लघु चाप, एक चाप क्या होती है? दीर्घ चाप होती। अच्छा, कुछ और बातों पे डिस्कशन करें। मान लो ये बिंदु यहां पर चले जाए, ध्यान से देखना। अगर ये पॉइंट यहां पे और यहां पे स्थित है, इसे P बोल दे, इसे Q बोल दे और इसे O बोल दे। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब ये 2 बिंदु जो है ना, ये 2 बिंदु यहां से यहां तक, ठीक, तो ये यहां से ये इतना हिस्सा इस हिस्से के अगर बराबर है तो इसे क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त चाप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अर्धवृत्त चाप। इसे अर्धवृत्त भी बोल देते हैं, ये भी अर्धवृत्त चाप होगा। सेमी सर्कल आर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल आर्क, अर्धवृत्त चाप। समझ आ रही है बात? अच्छा, इस अर्धवृत्त चाप के जो अंतिम 2 बिंदु हैं, यानी कि ये जो चाप ली सेमी सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो सेंटर से पास होगा।
केंद्र से गुजरेगा, है ना। और केंद्र से गुजरने वाला ये जो जीवा है, ये एक टाइप की जीवा है, जीवा को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपने को पता है कि इस तरह से जो कोई केंद्र से गुजर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास। मतलब आप बोल सकते हैं कि व्यास के जो अंतिम सिरे होते हैं वही अर्धवृत्त के भी अंतिम सिरे होते हैं। आ रही है बात समझ। आप बोल सकते हैं कि डायमीटर, जो सर्कल का डायमीटर होगा है, उसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सेमी सर्कल आर्क के भी एंड पॉइंट्स होते हैं। बस इतनी ही कुछ बातें थी जो कि आपको प्रश्नावली 12.1 जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसके लिए रिक्वायर्ड। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये एक्सरसाइज। सबसे पहली बात ध्यान देना, वृत्त का केंद्र में स्थित डैश डैश डैश, यहां पर आपको रिक्त स्थान दे रखा है, ठीक है। आपको पूछ रखा है वृत्त का केंद्र जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के कौन से पार्ट में सिचुएटेड होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर सर्कल के इनसाइड है, तो आप बोलेंगे इंटीरियर पार्ट में। किस में? इंटीरियर पार्ट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यंतर। पहला। दूसरा यहां पे दे रखा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होगा। तो ध्यान देना, एक बिंदु, एक पॉइंट जिसकी केंद्र से दूरी यानी कि डी जो है ना, केंद्र से दूरी वो त्रिज्या से अधिक हो, आर से ज्यादा हो। आप सोचो कोई भी पॉइंट जिसकी त्रिज्या से ज्यादा दूरी होगी, है ना, मैंने पहले भी बताया था डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम जो सेंटर होगी किसी पॉइंट की वो रेडियस से अगर ज्यादा होगी, इट मींस जो पॉइंट है इट सिचुएटेड इन द एक्सटीरियर पार्ट, या हम बोल सकते हैं बहिर्भाग में स्थित होता है। तीसरी बात, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है। अच्छा, जीवा पे कुछ बातें जो अभी तक हमने नहीं की, ध्यान देना बेटा। जीवा क्या होता है? जब आप एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, वृत्त बनाते हैं, तो किसी भी वृत्त के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं को, किन्हीं भी एनी टू गिवन पॉइंट्स को सर्कल पे सिचुएटेड, सर्कल की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को, सपोज करो ये ए है ये बी है, दो बिंदुओं को अगर मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है, इसे, इस रेखाखंड को क्या कहते हैं, ये रेखाखंड जो है यानी कि लाइन सेगमेंट जो होता है इसे बोलते हैं हम क्या, जीवा। इंग्लिश में कहते हैं इसे कोड। क्या बोलते हैं बेटा, कोड। तो ये यहां पर जीवा है यानी कि कोड है। समझ आ रही है बात। तो ध्यान देना, सर्कल पे सिचुएटेड एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, जीवा यानी कोड कहलाता है, उसे हम कोड बोलते हैं। और हम बोल सकते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। अब बात करते हैं व्यास की। देखना, जैसे जैसे हम यहां से इधर देखना, मान लो ये यहां पे था, फिर धीरे धीरे ये यहां चला गया, जैसे जैसे ये पास में जाएगा वैसे वैसे में ये बड़ा होता चला जाएगा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। जीवा आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बड़ी होती चली जा रही है, और जब ये यहां से गुजर जाएगी तो जो भी जीवा केंद्र से गुजर जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास। केंद्र से गुजरने वाली जीवा, केंद्र से गुजरने वाली जीवा, कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, कॉल्ड डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको, व्यास। केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। अच्छा, मैंने बोला धीरे धीरे पास जाते हैं तो ये बड़ी होती चली जाती है, लेकिन इसके बाद में ये छोटा होना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं आप, ठीक। तो आप बोलेंगे कि जीवा छोटा होना शुरू कर दी। तो ये क्या है, केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा है ये सबसे बड़ी जीवा, इस वृत्त की क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। तो ये क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा भी होती है। आप बोल सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरे उसे क्या कहते हैं, व्यास। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। या आप बोल सकते हैं व्यास जो होता है वो केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा सबसे बड़ी होगी वही व्यास होगा, और वो हमेशा केंद्र से गुजरेगी। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, और वो जीवा केंद्र से जरूर पास होगी, या आप बोल सकते हैं गुजरेगी। समझ आ गई बात। सिंपल सी दो बातें। कोई भी कोड किन्हीं भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो उसे कोड कहते हैं।
कोड जो होती है जैसे जैसे सेंटर के नजदीक जाते हैं तो वो बड़ी होती चली जाती है। तो केंद्र से जो गुजर गई कोड, जीवा जो केंद्र से पास हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्यास, यानी कि जिसे हम डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और ये सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है। अच्छा, इसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। वृत्त की सबसे जो बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये 3rd नंबर आपके दे रखा है। ठीक, 4th नंबर दे रखा है एक चाप, डैश 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 होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे। एक चाप जो होती है उसके जब सिरे, यानी कि जैसे ये पी क्यू है, तो ये सिरे जब व्यास के सिरे हो जाएं तो उसे क्या बोलते हैं हम? अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त चाप बोल सकते हैं, या उसे बोलते हैं सेमी सर्कल आर्क। यहां पर क्या बोल रखा है? एक चाप, अकोड, सॉरी एक कोड नहीं, आर्क, ठीक है। जब इसके सिरे एंड पॉइंट्स ऑफ, जब आर्क एंड पॉइंट्स ऑफ एक डायमीटर हो जाते हैं, इसके एंड पॉइंट जब डायमीटर के एंड पॉइंट बन गए तो उस केस के अंदर इस आर्क को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल आर्क बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है, बताया था। इंटीरियर, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त खुद। इस प्रकार से आप 3 भागों में उसे बांट देते हैं। ठीक, सवाल नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य यानी कि आपको ट्रू फॉल्स बताना। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। तो सबसे पहला, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, अच्छा, केंद्र को वृत्त पे कोई भी स्थित एक बिंदु है उससे मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। जैसे कि यहां पर इस वृत्त के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो, इस पॉइंट का नाम मान लो P है, इसे हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? ये जो रेखाखंड है ये क्या कहलाता है? त्रिज्या, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है कि सेंटर ऑफ सर्कल को इस सर्कल पे लोकेटेड किसी भी पॉइंट से ज्वाइन किया जाए, दैट लाइन सेगमेंट इज नॉन एज रेडियस ऑफ सर्कल। यस, इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। यस, ये करेक्ट है। दूसरा आपको लिख रखा है, एक वृत्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती है ना। चाप को आप जीवा कह ही नहीं सकते, आर्क को आप कोड कह ही नहीं सकते। तो आपको बोल रखा है कि इक्वल डिस्टेंस की जो यहां पर आर्क होती हैं उन्हें कोड बोलते हैं। इन ए सर्कल इक्वल लेंथ ऑफ जो आर्क होती है उन्हें कोड बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रूली फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है ये कि ये गलत होगा, ये गलत स्टेटमेंट है, असत्य होगा, क्योंकि यहां पर जीवा को चाप या चाप को जीवा नहीं कहते हम। आर्क को कोड या कोड को आर्क नहीं कहते। चाप एक अलग चीज है और चाप के जीवा जो है यानी कोड जो है वो एक अलग चीज है। ठीक, नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चाप में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ध्यान देना, जब आपने एक सर्कल आपको दिया गया, इसे 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3। अच्छा, एक बात बताना, आप 2 की तुलना करते हैं तो आप एक को लघु कहते हैं और दूसरे को दीर्घ कहते हैं। एक को माइनर कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। जब आपने 3 पार्ट्स कर दिए तो कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे, तुलना कैसे कर पाएंगे लघु और दीर्घ की? या तो 3 हो गया ना, एक तो सबसे बड़ा होगा, मान लो उसको हमने दीर्घ बोल दिया, सबसे छोटे को लघु बोल दिया, तो बीच वाले को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे दीर्घ और लघु चाप नहीं बोल सकते, तो ये असत्य होगा। यदि एक वृत्त के 3 बराबर, और यहाँ पे तो 3 इक्वल पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट्स है, तो आप ना किसी को लघु कह सकते हो ना दीर्घ कह सकते हो। तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत था। अगला है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है। बिल्कुल, अब ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं आर त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी को भी क्या बोलते हैं? आर त्रिज्या। आर और आर जुड़ गया तो आप बोल सकते हैं व्यास बराबर 2r। 2r का मतलब हो गया 2 गुणा त्रिज्या। तो आप बोल सकते हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। क्या होता है बेटा? 2 गुना। तो इस तरह से आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला सवाल,
वृत्त एक समतलीय आकृति है, बिल्कुल एक ही समतल पे बनती है, मैंने पहले ही बताया। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, एक समतलीय आकृति है। 6 नंबर स्टेटमेंट आपको दे रखा है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित होते हैं एक व्यास कहलाता है ना। दिस इज फॉल्स। आपको क्या बोल रखा है, यह असत्य है, क्योंकि आपको दे रखा है किसी एक प्लेन पर सिचुएटेड जो पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, वो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, और इन सब का जो कलेक्शन है वो एक व्यास कहलाता है, डायमीटर बोलते हैं उसको। नो, आपको पता है कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन ए प्लेन जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उन कलेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं सर्कल। तो यहां पर ये वो क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला इसने उसे बोला कि ये एक डायमीटर होगा, यानी कि व्यास होगा। तो व्यास नहीं होगा, इसे क्या बोलते हैं, वृत्त। अगला 7वां स्टेटमेंट, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा कोड वेयर सेंटर सिचुएटेड, कोड जहां पे सेंटर सिचुएटेड होता है, एक कोड जिसके ऊपर सेंटर सिचुएटेड होता है, इसे त्रिज्या कहते हैं। नहीं, एक जीवा जिस पर यहां पर केंद्र स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं, उसे त्रिज्या नहीं कहते। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इट इज अ डायमीटर नॉट ए रेडियस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, या यह जो कथन है वो भी असत्य होगा। ये था बेटा आपका प्रश्नावली 12.1, जहां से आप बोल सकते हो कि छोटा 1 नंबर का या आधे नंबर का 1 नंबर का सवाल आ सकता। अब मूव करते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी प्रश्नावली 12.2 की ओर, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट, जो प्रमेय है, थ्योरमे है, उनको डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण एंगल सबटेंडेड बाय कोड, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स को अच्छे से समझेंगे। देखना जरा बेटा क्या क्या चीजें हैं, हमें किस तरह से समझनी है, देखना जरा बेटा। आप एंगल सबटेंडेड बाय कोड देखने वाले हैं, ठीक है। जीवा, तो यहां पर कोड एंगल सबटेंड करती है, पहले उसको समझ लो। देखना, किसी भी सर्कल के अंदर, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है, ये इसे सेंटर बोल रहे हैं। तो जब यहां पे कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, 2 बिंदुओं को मिलाते हैं, तो मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा, यानी कि कोड। अगर इस बिंदु का नाम ए और इस बिंदु का नाम बी है, तो इसे बोलते हैं जीवा ए बी। क्या बोला, जीवा ए बी, या कोड ए बी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इस कोड ए बी के संगत, इसके करस्पॉन्डिंग 2 आर्क भी बन रही है। ये है आर्क ए बी, या जिसे बोलते हैं हम चाप ए बी, और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है ए बी। पर आप देख रहे हैं, यदि ये चाप है तो सर ये भी क्या है, चाप है। अरे है कि नहीं, ठीक है। और इस चाप को क्या बोलेंगे, दीर्घ। तो आप बोलेंगे दीर्घ, यानी कि मेजर दीर्घ चाप ए बी, या इसे ऐसा भी लिख दिया जाता है, दीर्घ ए बी के ऊपर लगा दिया इस तरह से गोल, यानी कि दीर्घ का मतलब मेजर, ठीक। यहां पे इसको क्या लिखेंगे, माइनर, या जिसे हम क्या लिखते हैं, लघु ए बी के ऊपर लगाया, ये लघु ए बी का मतलब हुआ छोटे वाली चाप, ठीक। अब ये जो जीवा है, इस जीवा को यहां पर अगर ये जो केंद्र है इससे इस तरह से मिला दिया जाए, तो ये जो एंगल है, इस कोण को कहा जाता है कि जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए बी, बाय कोड ए बी। तो आप बोल सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बोलते हैं इसको, बिल्कुल। तो इन्हीं पर से यहां से कुछ प्रमेय निकल के आ रही हैं। आइए शुरू करते हैं प्रमेय। सबसे पहली प्रमेय हमारे इस चैप्टर की 12.1 या थ्योरम 12.1 स्टेटमेंट दे रखा है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल। ध्यान देना,
प्रमेय 12.1 थ्योरम या प्रमेय जिसको बोलते हैं 12.1 समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, एक वृत्त की है ना, एक सर्कल की अगर टू इक्वल कोड्स होंगी तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, ऐसा आपका थ्योरम स्टेटमेंट है। ध्यान देना क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर कोई ये सर्कल है, कोई वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं समान है। मान लो एक जीवा यानी कि कोड है AB और दूसरी जीवा जिसका नाम है आपने रखा PQ। समझ आ रही है बातें? ठीक, दोनों की लंबाई यदि समान है, इफ दे आर इक्वल, उनकी लेंथ इक्वल है, समान जीवाएं हैं, तो इस थ्योरम के हिसाब से इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये और इसके द्वारा बनाया गया कोण यानी कि ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो हम देखते हैं किस तरह से बराबर होंगे। सबसे पहले जो आपको दिया गया है, ध्यान देना यहां पे आप दिया गया लिखेंगे, आपको दिया ये गया है, आप बोलेंगे दिया क्या गया है कि AB जीवा यानी कि कोड AB इज इक्वल्स टू जीवा PQ। ठीक, अब एंगल सबटेंडेड बाय, अगर इसे मैं O से लिखूं तो आपको प्रूव क्या करना है, तो आप बोलेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा, आप सिद्ध करेंगे एंगल AOB बराबर होगा एंगल POQ, क्योंकि यही तो केंद्र पर बनाए गए कोण है। जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यानी कि हल शुरू करेंगे, तो ध्यान देना बेटा, हल जैसे ही शुरू करेंगे सबसे पहले दोनों त्रिभुजों पर ध्यान देंगे। देखना जरा, मैं ऐसा बोल सकता हूं AB बराबर है PQ। आप दोनों त्रिभुजों का नाम लिख ले पहले, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज POQ में, ऐसा बोल देंगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना, आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट थिंग आप बोलेंगे यहां पर कि जो AB है ये बराबर है PQ के, ऐसा तो आपको दिया गया है। क्या है बेटा, गिवन है। ठीक, ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं OA बराबर OP, दोनों एक वृत्त की क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है कि नहीं। देखना ये OA भी सर्कल की रेडियस है और OP भी क्या है, सर्कल की रेडियस। ठीक, दूसरी पार्ट OB इज इक्वल्स टू OQ, ये दोनों भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, आप बोल सकते हो ये इसके इक्वल होगा। तो आप देखना तीनों भुजाएं दोनों वृत्तों की बराबर हैं, तो आप बोलेंगे ट्रिपल S सर्वांग समता से, है ना। आप यहां पे ट्रिपल S रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का जो ट्रिपल S रूल है उससे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOB, त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज POQ, है कि नहीं। तीनों यहां पर AOB बराबर होगा किसके, POQ के, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं AB के बराबर कौन था, PQ, तो AB के सामने क्या था O और PQ के सामने भी क्या था O, तो दोनों में O की जगह O आएगा। बात रही A की, तो A के सामने हमने BO किसके बराबर लिया, OQ के, तो BO के सामने A, OQ के सामने क्या P, तो A की जगह क्या आ जाएगा P और बच गया क्या इधर Q। तो आप यहां से बोल सकते हैं, यहां से बाय CPCT या बोल सकते हो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, मैं इसे CPCT लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय CPCT बोल सकते हैं। कोण AOB बराबर होगा कोण POQ, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यानी कि ऐसा होता है यदि दो समान जीवाएं लें, क्या लें बेटा, दो समान जीवाएं लें तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी समान होंगे, यानी कि टू इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दोनों कोड सेम सर्कल की होनी चाहिए। ओके, दिस वाज थ्योरम नंबर 12.1। मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम 12.2, 12.2।
यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होंगी। इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स आर इज इक्वल देन कोड्स विल बी इक्वल। इसका कन्वर्ज बोल सकते हो। क्या है, मैं एक बार के लिए स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फोकस करके आसानी से उसे लिखते चलना है। ध्यान देना, यहां पे आपकी 12.2 है प्रमेय, उसमें बोल रखा है एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण समान हो तो जीवाएं समान होंगी। आप क्या बोलेंगे यहां पर, क्या एक वृत्त की जीवाओं द्वारा एक सर्कल की कोड्स अगर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो वो कोड्स भी इक्वल होंगे। पहले क्या था, अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। यहां पे क्या है, एंगल इक्वल है तो कोड्स इक्वल होंगे। यहां पे था समान जीवाएं हैं तो कोण समान होंगे उनके द्वारा आंतरिक, और यदि आंतरिक कोण समान है तो जीवाएं बराबर होंगी, ऐसा इसमें है। तो हम इसका स्टेटमेंट जो है इसको पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग ये है बेटा कि अगर मान लो कोई कोड है, आप नहीं जानते ये कोड, यहां पे एंगल बना रही है, इस कोड का नाम है ए बी, इसने बनाया ए ओ बी, और यहां से एक दूसरी कोड है जिसका नाम है पी क्यू। तो अगर आपको बोले कि ए ओ बी बराबर है पी ओ क्यू, है ना, ए ओ बी, ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, पी ओ क्यू, पी क्यू जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये दोनों बराबर है, ऐसा दिया गया, तो आप बोलेंगे ए बी बराबर होगा पी क्यू। अगर ऐसा होगा, यदि ऐसा है तो ए बी बराबर होगा पी क्यू। ये आपकी थ्योरम है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, इसको जब हम सिद्ध करेंगे तो नोट करेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया। अच्छा, दिया क्या गया है, दिया तो ये गया है कि ए ओ बी बराबर होगा पी ओ क्यू। ये एंगल इस एंगल के बराबर। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। करना है कि नहीं करना, बस। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कैसे, देखना जरा। जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वही दो त्रिभुजों को फिर से ले लेंगे, बोलेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, आप बोलेंगे पी ओ क्यू। दोनों त्रिभुजों को ले लिया आपने। जब दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे तो यहां पर एक बात समझना, आप जानते हैं ओ ए बराबर है ओ पी के, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ ए ओ पी के बराबर होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं, दोनों त्रिज्याएं। ठीक, ओ बी बराबर होगा ओ क्यू, ये भी दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। तो ओ बी बराबर होगा किसके, ओ क्यू के। क्लियर, ठीक, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट आप देखो कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू, ये तो दिया गया है। तो आप खुद बताना कि यदि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बीच का एंगल बराबर है, तो आप एस ए एस, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से बोल सकते हैं। यानी कि आप बोलेंगे एस ए एस सर्वांग समता से, है ना। ऐसे सर्वांग समता से क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा पी ओ क्यू। ठीक, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो आप बोलेंगे बाय सीपी सीटी। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, इसीलिए आप बोलेंगे ए बी बराबर होगा पी क्यू, क्योंकि ए बी के संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू, तो ए बी के बराबर क्या होगा, पी क्यू। यही आपको सिद्ध करना था। ये थी आपकी दो थ्योरमें जो कि काफी आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी थ्योरम की, जो कि बात करता है केंद्र पर डाले गए लंब की। ठीक, जीवा पर जब सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है तो उस पर क्या सीन होता है, ध्यान देना। केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। ऐसा है हमारी प्रमेय 12.3 के हिसाब से। क्या,
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, आप बोल सकते हैं क्या किसी कोड पे अगर कोई सेंटर से, अगर मान लो कोई जीवा दे रखी है, जीवा का नाम ए बी, आपने यहां से इसे परपेंडिकुलर डाला, मान लो आपने डाला ओडी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, इससे समद्विभाजित करता है, मतलब एडी किसके बराबर होगा, बीडी। तो आपको दिया क्या गया है, ध्यान देना, यहां पर दिया गया है कि ओडी लंब है एबी पे। बात फिर समझना, आपको थ्योरम ये बोल रही है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो उसे समद्विभाजित करता है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखना इसको हम किस तरह से करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, तो आप बोलेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे, आप करेंगे AD इज इक्वल्स टू BD। AD किसके बराबर है, BD के। इसको सिद्ध करना है। आप देखना जरा, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहली बात तो आपको पता है O को A से मिलाया जाएगा और O को किससे मिलाया जाएगा, B से मिलाया जाएगा। आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे पहले सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा AOB नहीं AOD तथा त्रिभुज BOD में, इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करूं मैं यहां पर, तो आप बोलेंगे सबसे पहले OA बराबर है OB। क्यों है, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, ओके, क्योंकि OA भी त्रिज्या है OB भी त्रिज्या है। दूसरी बात करूं मैं तो मैं बोल सकता हूं OD बराबर OD, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इंग्लिश में कहूं तो दे आर कॉमन, OD इज कॉमन। ठीक, अगर मैं बात करूं ADO की और बात करूं BDO की, तो बोथ 90 डिग्री है, बोथ आर राइट एंगल, या आप बोलेंगे समकोण है। क्या है बेटा, समकोण। बस इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं और राइट एंगल है। अब ध्यान देना, ये राइट एंगल है, R बता रहा है। अच्छा, OA और OB, OA और OB अपने अपने त्रिभुजों के अंदर दोनों क्या है, हाइपोटेनियस है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये हो गया H और ये क्या हो गया S। OD एक साइड हो गई, तो आप बोलेंगे बाय RHS, RHS। R का मतलब यहाँ पे राइट एंगल यानी समकोण, H का मतलब यहाँ पे कर्ण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा से, समकोण कर्ण भुजा से त्रिभुज ADO सर्वांग सम होगा। ध्यान देना, यहाँ पे हम सर्वांग समता लगा रहे हैं। ठीक है, तो ADO यानी कि ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ADO। अच्छा, D की जगह तो D आएगा और A की जगह क्या आ जाएगा, B, तो यहां पे लिख देंगे BD। अच्छा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो आप बोल सकते हैं बाय CPCT, या बोल सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे। ठीक है, तो संगत भाग बराबर होंगे तो आप क्या बोल देंगे, AD जो है ये किसके बराबर होगा, BD। AD किसके बराबर होगा, BD। और यही आपको प्रूव करना था कि ये इसे क्या करता है, समद्विभाजित करता। ये थी आपकी प्रमेय यानी कि थ्योरम 12.3 12.3। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घर पे बेटा अच्छे से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।